सभी को स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिंदी में हमने पाठ पढ़ा है सेनापति का ऋतु वर्णन। सेनापति का ऋतु वर्णन में जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं उनको हम समझते हैं। देखिए कि कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वसंत। तो हमारा उत्तर बनेगा वसंत ऋतु को कवि ने ऋतुराज कहा है। सुरचाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष, देवता, अर्धव्रत या घटा। तो यहाँ पे उत्तर आएगा इंद्रधनुष। कविता में बंदीजन किसे कहा गया है? बंदीजन या कह सकते हैं कि जो प्रशस्ति गायन करने वाले या प्रशंसा गाने वाले। तो कविता में बंदीजन है वो कोयल को कहा गया है, भंवरों को कहा गया है। प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा था? तो यहाँ पर प्रेयसी को प्रिय ने जो कहा था वो वर्षा ऋतु में वापस आने को कहा था, या फिर श्रावण मास में की वर्षा ऋतु में आने के लिए कहा था। ऋतुवर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? ऋतुवर्णन में वसंत ऋतु को ही ऋतुराज कहा गया है, क्योंकि वसंत सब ऋतुओं का राजा माना जाता है, तो उसे ऋतुराज कहा गया है। निबल अनल से क्या तात्पर्य है? निबल अनल अर्थात इससे तात्पर्य है कि जो शीत ऋतु का वर्णन है सेनापति ने किया है, तो सेनापति ने ठंड का प्रकोप इतना बताया है कि जो आग है वो भी ठंड के कारण ठंडी सी प्रतीत हो रही है, या आग की गर्मी भी वो कम हो गई है। तो यहाँ पर निबल अनल से यही तात्पर्य है। चतुरंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? देखिए, चतुरंग दल से तात्पर्य है कि जो एक शासक जो होता है, राजा की चतुरंगिनी सेना होती है। तो यहाँ पे ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत। अब वसंत की चतुरंगिनी सेना क्या है? तो यहाँ पर जैसे शासक की सेना जो होती है उसके 4 होते हैं अंग, जिसमें हाथी होते हैं, सवार होते हैं, हाथी सवार, घुड़सवार, रथ सवार और पैदल सिपाही होते हैं। ठीक है, ये तो होगी एक शासक की सेना। लेकिन हम वसंत ऋतु की सेना को देखेंगे तो वसंत ऋतु में क्या होता है? पुष्प खिलते हैं, वन उपवन में जो है कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं, और जब ऋतुराज वसंत आता है तो वो अपने साथ कई प्रकार के परिवर्तन लेकर आता है, यानी डलियाँ, कलियाँ, पुष्प और अनेक प्रकार हरितिमा, कौपलें, ये सब क्या है? ये वसंत ऋतु की चतुरंगिनी सेना है, या वसंत ऋतुराज का चतुरंग दल है वो हम कह सकते हैं। और जब वसंत आता है तो इसकी सूचना हमें प्रकृति दे ही देती है कि प्रकृति के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन हमको दिखाई देने लगते हैं। तो उस आधार पर हम कहते हैं कि देखिए ऋतुराज वसंत आ चुका है, या ऋतुओं का राजा है वसंत आ चुका है। सावन के मास में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहे हैं? सावन का महीना आते ही जो है आकाश में बिजलियां हैं वो कड़कने लग जाती हैं, बिजलियां, और साथ ही काले काले बादलों की घटाएं हैं वो छाई हुई है। और ऐसी स्थिति में जब बार बार बादल गरज रहे हैं तो नायिका को अपने प्रियतम की याद आती है, क्योंकि वातावरण है वो उद्दीपन वाला हो रहा है, उद्दीप्त कर रहा है नायिका को। और साथ ही मोर, पपीहे, कोयल और अन्य पक्षी है वो बोल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो है ठंडी हवाएं चल रही है, शीतल बयार बह रही है, और नन्ही नन्ही बूंदें हैं वो प्रकृति पे या आसमान से गिर रही है। तो चारों तरफ का जो वातावरण है वो सुखद स्थिति या मन भावन हो रहा है, और ऐसे में नायिका अकेली है। और तब नायिका को उसके प्रियतम की याद आती है, और वो प्रियतम की कमी को अपने आसपास है वो महसूस करने लग जाती है। साथ ही ये वातावरण है तो वो नायिका के मन में कामदेव का प्रभाव है वो बढ़ा रहा है, और साथ ही उसको नायिका को विरह रूपी बुखार है वो चढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में नायिका है वो प्रिय मिलन के लिए तरस रही है। तो यही है कि सावन मास में कामदेव है वो नायिका को परेशान कर रहा है, क्योंकि नायिका को अपने प्रियतम की कमी खल रही है, उसे अपने प्रियतम की याद आ रही है। ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की जो स्थिति है इसका वर्णन है कवि ने काफ़ी सुंदर ढंग से किया है, क्योंकि
कवि ने जो दूसरा दोहा जो बताया है, दूसरा जो छंद बताया है, उसमें कवि ने वर्षा और ग्रीष्म ऋतु दोनों को एक ही स्थिति में समझाने का प्रयास किया है। और इसमें श्लेष अलंकार है वो कवि ने सुंदरता के साथ श्लेष अलंकार में के माध्यम से अपना वर्णन है वो प्रस्तुत किया है। कवि की निपुणता, कवि की कुशलता, कवि की चतुराई है वो हमें पता चलती है। वहीं कवि ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताता है कि धरती और आकाश है वो तप रहे हैं, चारों तरफ गर्मी है, गर्मी का प्रभाव है वो बढ़ा हुआ है, गर्म हवा की गरम गरम लू बह रही है या लपटें हैं वो झुलसाने वाली है, शरीर को कष्ट दे रही है, शरीर को सुहा नहीं रही है। सभी लोग ग्रीष्म के ताप से व्याकुल होकर बादलों की शीतल छाया की चाह करते हुए व्याकुल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कवि है वो ग्रीष्म ऋतु के बारे में यही बता रहा है कि ग्रीष्म ऋतु के कारण चारों तरफ का वातावरण है वो गर्म हो गया है और ऐसी स्थिति में हर कोई है वो ठंडे ठंडे क्षेत्र की तरफ जाकर जो है शीतल हवा का आनंद लेना चाहता है, नदी नालों की तरफ जाकर ठंडक का आनंद लेना चाहता है। तो ये है ग्रीष्म ऋतु की स्थिति। निबंधात्मक प्रश्नों में हम देखते हैं सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों माना जाता है। देखिए, सेनापति का ऋतु वर्णन अनूठा माना जाता है क्योंकि एक तो सेनापति है वो प्रकृति के कवि माने गए हैं, तो प्रकृति वर्णन या ऋतु वर्णन सेनापति की विशेषता है। सेनापति रीतिकालीन कवि माने गए हैं और उन्होंने अपनी अनेक प्रकार की रचनाएं की है, जिसमें उन्होंने भाव प्रधान रचनाएं की है, श्रृंगार युक्त रचनाएं हैं उन्होंने की है। लेकिन उन्होंने प्रकृति का वर्णन भी अत्यंत सुंदरता के साथ है वो अपने साहित्य के अंदर किया है। प्रकृति का उन्होंने उद्दीपन रूप और आलंबन रूप दोनों ही रूप को उन्होंने दर्शाया है। उद्दीपन रूप जो होता है इसमें केवल भावों को उत्तेजित करने वाला दिखाया जाता है और आलंबन प्रधान रूप में प्रकृति को ही कविता का विषय है वो बनाया जाता है। कवि सेनापति ने प्रकृति वर्णन की यही विशेषता है कि उन्होंने लीक से हटकर जो है आलंबन प्रधान प्रकृति का वर्णन है वो किया है। सेनापति ने सभी ऋतुओं का वर्णन है वो विविधतापूर्ण तरीके से उन्होंने किया है और हर ऋतु के दृश्यों को उन्होंने सुंदरता के साथ, सजीवता के साथ है वो बताने का प्रयास भी कवि ने किया है। सेनापति का ऋतु वर्णन के अंदर एक तरह से कह सकते हैं सूक्ष्म निरीक्षण का भाव है वो हमें प्रतिबिंबित होता है या हमें पता चलता है कि कवि ने ऋतुओं का या प्रकृति को कितने नज़दीक से देखा होगा और इसी के कारण कवि ने काफ़ी चतुराई और निपुणता के साथ प्रकृति वर्णन है वो किया है और हमारे सामने उन चारों ऋतुओं का वर्णन है वो कह सकते हैं कि शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है वो किया है। जो इस प्रकार कवि सेनापति ने वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु का श्लेष आधारित अलंकार के ऊपर वर्णन किया है और वहीं नायिका वर्णन, वर्षा ऋतु में नायिका का जो प्रियतम के प्रति प्रेम है और शीत ऋतु का वर्णन भी कवि ने अत्यंत सुंदरता के साथ है वो किया है। तो ये सारी विशेषताओं के कारण ही सेनापति का ऋतु वर्णन है वो हिंदी साहित्य में अनूठा माना गया है। फिर एक पठित कवितांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन है वो कीजिए। हमने सेनापति का जो चौथा छंद है वो शीत ऋतु के बारे में दिया गया, उसको समझा है, उसको पढ़ा है और उसमें शीत ऋतु के प्रकोप के बारे में बताया गया है कि जब शीत ऋतु आती है तो किस प्रकार से ठंड है वो बढ़ जाती है और आग की शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है। सूर्य का ताप है वो ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ जाना अर्थात सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सूर्य की धूप भी सुहावनी लगती है और सूर्य का तेज है वो चुभने वाला नहीं लगता। बर्फ़ जैसी ठंडी वायु, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है और जब शीत लहरें चलती है तो शरीर को चुभती हुई प्रतीत होती है या तीर की भांति वो चुभती है। सर्दी के भय से लोग भयभीत हो रहे हैं और वो क्या करते हैं, अलाव जलाते हैं और अलाव के चारों तरफ है वो बैठ जाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वो अलाव को अपनी छाती में समेट लेना चाहते हैं। उनकी आँखों से जो है जल गिरता रहता है क्योंकि लगातार जो अलाव जो जलाते हैं उसका धुआं है वो आँखों में चला जाता है, लेकिन फिर भी वो उस अग्नि से वहाँ से परे नहीं हटना चाहते। कवि ये कहता है कि शीत का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया जैसे गर्मी तो कहीं जाके किसी भवन के अंदर जाकर छुप गई है और लोग है ठंड को दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रयास है वो कर रहे हैं, अलाव जला के बैठ रहे हैं और चारों तरफ
बैठकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो आग के ऊपर गिरने वाले हैं। वो आग के ऊपर झुककर तापते हैं तथा हाथ फैलाकर अग्नि को जैसे समेट लेना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि, और आग को जैसे समेटकर अपनी छाती में छुपा लेना चाहते हैं। तो कवि ने जो है शीत ऋतु का वर्णन भी अत्यंत सुंदरता के साथ ही करने का प्रयास किया है, या कह सकते हैं प्रकृति को नज़दीक से देखा है और आसपास के जीवन में भी हमें यही सारे दृश्य है वो वास्तविक स्थिति में देखने को भी मिलते हैं। तो कवि ने उसी आधार पर शीत ऋतु का वर्णन है वो किया है। अब है वसंत ऋतु के सौंदर्य पर टिप्पणी लिखिए। कवि सेनापति ने वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है, और जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ का वातावरण है वो खुशनुमा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। वसंत जब आता है तो जैसे एक राजा, जब वो राजा कभी अकेला नहीं आता, वो अपने लाव लश्कर के साथ आता है, चतुरंगिनी सेना के साथ आता है। तो ठीक वसंत भी आता है तो ऐसे लग रहा है कि वो भी अपने चतुरंगिनी सेना यानी नए नए पुष्प के साथ है, नई नई कोपलों के साथ, नई नई डालियों के साथ, नई नई कलियों के साथ, जैसे वसंत है वो प्रकृति में आ चुका है। और वसंत आगमन पर प्रकृति है वो गुणगान करने लगती है। पक्षी, कोयल, मधुप यानी भंवरे, वो सब ऐसे लगता है जैसे वसंत के आगमन पर उसकी प्रशंसा करते हैं, जैसे एक राजा का स्वागत है, या उसकी प्रशंसा जो है चारण और भाट या उसके दरबार में आश्रय पाने वाले लोग हैं वो किया करते थे। ठीक उसी प्रकार से जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु का जो है प्रशस्ति गायन है वो कोयल और जो है भंवरे हैं वो करने लग जाते हैं। भंवरे अपनी गुंजार के रूप में मनोरंजन गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। वे कोयल मीठी वाणी में कूक कूक कर वसंत के आने की जो है चहक है वो चारों तरफ है फैला रही है। वही जो है वसंत में प्रकृति में विभिन्न प्रकार के वन उपवन में विभिन्न प्रकार के पुष्प खिलते हैं, और उन पुष्पों की सुगंध है वो प्रकृति में चारों तरफ है वो दिखाई देती है। तो उसकी खुशबू है वो प्रकृति को एक तरह से आह्लादित करने वाली होती है, या हमको हमारे मन को आह्लादित करने वाली होती है। तो उसका वर्णन भी कवि ने अत्यंत सुंदरता के साथ, गूढ़ता के साथ, निपुणता के साथ है करने का प्रयास है वो किया है। तो कवि यही कह रहे हैं कि वसंत ऋतु है वो ऋतुओं का राजा है, और जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति की छटा है वो अनुपम हो जाती है, अत्यंत सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। फिर आपकी व्याख्याएं हैं, बरन बरन तरु फूले उपवन मन, वही वसंत ऋतु का के ऊपर है व्याख्या की गई है, और दूसरी है शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ोदल। ये दोनों ही व्याख्या आपको जो आपने समझा है उसके आधार पे आपको करना है। ये शीत ऋतु का वर्णन है और ये वसंत ऋतु का। तो आप व्याख्याओं के अंदर व्याख्या लिखेंगे, संदर्भ प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या करेंगे और फिर विशेष भी लिखेंगे, तो जिसमें इसकी विशेषताओं का वर्णन भी आप करेंगे। तो ये था सेनापति के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम बाद में समझेंगे। धन्यवाद।